हाँ ले हो गया। क्या नाम है? पेन तो दे दो। अबीरा आतिफ, अलीशा अली, आमना अशफाक, अनादिल, आरिफा मखदूम, अरीशा, वनीन जैन, अरीशा कहाँ है? अरीशा 10427, अलीशा अलग है। बनीन जहरा, अलीशा अली तो ऊपर आपका आ गया ना नाम। बनीन जहरा नकवी, फाइजा नूर, फरिया एजाज, हाफिजा आयशा, हफ्सा, हिरा, इकरा नवाज, कशिश कुमारी, खदीजा कामरान, किरण कय्यूम, महक वसीम, मोहम्मद साइम एजाज, मुंतहा तारिया, निदा आबिद, फिरीना, सैयदा जाहिद, सकीना, सालिहा जाहिद, सैयद मोहम्मद याहिया, सैयदा सुहैरा बासित, सैयदा सुंदुस अली, तूबा जैनब, वरीशा फातिमा, कहाँ है वरीशा? अच्छा नाम नहीं है। किसका नाम नहीं आया? आपका क्या नाम जी? सारा मुस्तफा। सारा मुस्तफा। और है प्रेरणा तो आया था, आपने बोला ही नहीं। ये रहा प्रेरणा। और कौन है? और कौन है? एमन। और सना, सना सदीक, सलीम। और बस हो गए। ऑन नहीं हुआ। ऑनलाइन नहीं लगती आप लोग की अटेंडेंस किसी एलएमएस आईएलएमएस वगैरह इस पर होता है? ऑनलाइन होती है? तो मैं तो कितनी दफा गया हूँ, ये कुछ दे ही नहीं। किनकी? पीएचडी वालों की। वो असल में ये आपके वो फैशन डिजाइनिंग वाले हैं ना, डिपार्टमेंट वाले, तो ये बनाकर देते हैं आईडी हमारी। इन्होंने कुछ बना के ही नहीं दी है। मैंने गया तो अभी भी मैं गया था, तो बहरहाल उनकी मर्जी, पता नहीं शायद सेमेस्टर के बाद बना के दें, शायद हो सकता है। हाँ तो मिड तो आप आ गया बस, और क्या रह गया।
करा मैं इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस, कुरान तर्जुमा, तफसीर, तजवीद आज है। हाँ क्यों हुआ, यही तो। मैं जो आपका इसके बारे में होता है ना सेशन, उसमें होती हूँ। द थिंग इज कि मैं आज क्लास ले सकती, लेकिन मुझे फैक्ट्री सबमिट करवाना था। वहाँ रख दो। हाँ ठीक है। थ्री जीरो हो गया ऑनलाइन। ओहो ये हमें माइक चाहिए, अगर मिल जाए अरेंज हो जाए। बच्चों के असल में प्रेजेंटेशन अभी स्टार्ट करेंगे ना आधे घंटे में। माइक में देखता हूँ तो है आवाज़ बहुत हल्की होती है, इस दफ़ा भी काफ़ी परेशानी है। अगर अरेंज हो जाए तो ज़्यादा अच्छा हो जाए। ठीक है, तुम्हारा नाम है पेन से लिख दो। अच्छा जी, स्टार्ट कर लें यहीं से। ये जो नाश्ता कर रही हैं, नाश्ता करने वाली, स्टार्ट कर लें यहीं से। चलो भाई, नाश्ता अगर दरमियान में तो उसके साथ वाली कर लो शुरू। वो अभी ब्रेकफास्ट कर लो, तुम उसके साथ वाली शुरू कर लो, इसको मौका दे दो। पाकिस्तान के झंडे वाले कलर वाले चलें भाई। ग्रीन कलर है, दोनों ने ग्रीन पहना है माशाल्लाह। नहीं चल रहा, फीस पूरी दी थी तुमने। चलो अभी बोलता हूँ मैं अटेंड, ये दोबारा आते हैं, अभी आए तो बेचारे पूछने नहीं।
हाँ, ये इधर ही पढ़ ली थी आप, दे वर नॉट, ये वाली लाइन, व्हेन द वॉर एंडेड इट वाज तो ये पैराग्राफ पूरा कर लें। ठीक है, अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत उस्मानिया आपने सुना होगा, आप जानते होंगे। ये इस्लाम शरीयत का जो असल कानून है, उसूल है, तरीक़ेकार है दुनिया को चलाने का, वो खिलाफत के थ्रू होता है। और उसी में एक खिलाफत जो बहुत मशहूर चली और बहुत ज़्यादा अरसे तक चली और मुसलमानों की हुकूमत पूरी दुनिया पर कायम थी। जैसे आज बदकिस्मती से हमें नज़र आ रहा है यहूदियों की हुकूमत इस वक्त देखा जाए तो कायम हुई भी है, और मुसलमान इस दुनिया में सबसे ज़्यादा तादाद में होने के बावजूद भी वो यहूदियों के मोहताज हुए हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा अपना जाल और निज़ाम बिछाया इस खिलाफत को तोड़कर, ताकि मुसलमान फिर कभी सर ना उठा सकें। मुसलमान की जो ताकत वो खिलाफत के निज़ाम के अंदर ही है। जब तक मुसलमान खिलाफत के निज़ाम पे चलते रहे तो दुनिया का नक्शा भी सही चलता रहा और कायनात भी सही चलती रही, कायनात वाला भी इनसे राज़ी था। लेकिन खिलाफत उस्मानिया को बाकायदा तोड़ा गया प्री प्लानिंग के साथ। अब यहाँ पर उसी को डिस्कस किया जाएगा कि खिलाफत क्या होती है, मुसलमानों ने इस खिलाफत का कैसे साथ दिया, और जब ये हिंदुस्तान बरसगीर ये था तो वहाँ के जो मुसलमान थे वो खिलाफत को किस नज़र से देखते थे और उस खिलाफत के अंदर उन्होंने अपना क्या हिस्सा डाला। यहाँ पर ये आपको बता रहे हैं, तहरीक खिलाफत पहली जंग अज़ीम के बाद तकरीबन जो है ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी थी, और जितनी भी फ़तह करने वाली इत्तेहादी ममालिक थे, कंट्रीज़ थी, जिनमें एक तुर्की की, आप जानते हैं कि ये खिलाफत आखिर में जो है वो तुर्की के अंदर जो है बहुत ज़माने तक चलती रही है। इसको खिलाफत उस्मानिया भी कहा जाता है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद से ये सिलसिला खिलाफत का चला था। तो उसको ख़त्म करने पर जो है ना, ये यहूद व नसारा मुकम्मल तौर पे पूरा ज़ोर लगा रहे थे। जर्मनी के शाना बशाना ये जंग जो है वो लड़ी गई। हिंदुस्तानी मुसलमान तुर्की की तकदीर पर बहुत ज़्यादा परेशान थे और ये भी चाहते थे कि बरतानिया और तुर्की के दरमियान एक बाइज़्ज़त जो है ना आपस में गठजोड़ हो जाए, यानी कि ये जंग ना हो, क्योंकि उसके नताइज क्या निकलेंगे, बुरे निकलेंगे। और तुर्की एक ऐसा मुल्क, एक ऐसी सरज़मीन जहाँ पर नबियों की बड़ी बड़ी निशानियाँ मौजूद, उनकी ख़बरें मौजूद और उनके आसार कदीमा जिसको कहा जाए, फिर मुसलमानों की जो दीन है, इस्लाम है, इससे जुड़े हुए बहुत से वहाँ पर पुराने जो है ना इमारतें और मसाजिद
कई हज़ारों साल ये मौजूद थी। मुसलमान नहीं चाहते थे कि अगर ये जंग हो और उसके बाद जो है वो तुर्की पर काबिज़ हो जाएं ये अंग्रेज़, और फिर वो हमारी उन इमारतों को मस्मार करें, हमारी उन निशानियों को जो है तोड़ फोड़ करें। तो मुसलमान इस चीज़ से बचना चाहते थे। जंग के नताइज ने हिंदुस्तानी मुसलमानों को इंतहाई अजीब व गरीब सूरत हाल में डाला। आगे देखो, वो खिलाफत की कोई तजलील देखना भी नहीं चाहते थे। मुसलमान चाहते ही नहीं थे कि खिलाफत के निज़ाम को तोड़ा जाए, लेकिन एक एक कर कर जो है इन अंग्रेज़ों ने अपनी चालबाजी के साथ खिलाफत के अंदर जो मौजूद एक खलीफा होता है ना, उसकी बुनियाद पर सारी खिलाफत का निज़ाम चल रहा होता है। वो तने तनहा एक सबसे बड़ा इल्म वाला शख्स होता है, सबसे बड़ा बाबुज़ुर्ग शख्स होता है, जिसकी अज़मत, जिसकी ताज़ीम हर कोई कर रहा होता है। लोग खुद उसको अपना खलीफा मुकर्रर करते हैं बग़ैर वोट के, उसमें कोई जो है वोटिंग नहीं होती। और इस्लामी निज़ाम जो खिलाफत का है उसके अंदर वोटिंग का निज़ाम है भी नहीं, क्योंकि आप देखें तो फ़िरऔन भी वोट के ज़रिए सेलेक्ट होकर आया था। इसी तरह आप देखें तो हिटलर भी जो है वो वोट के ज़रिए सेलेक्ट होकर आया था। नवाज शरीफ भी वोट लेकर ही सेलेक्ट होकर आया। इसी तरह जरदारी को भी देख लें, आज की भी मतलब मिसालें हैं, लेकिन इन्होंने वोट से सेलेक्ट होकर आकर भी क्या किया? तो इस्लाम शरीयत ने इसीलिए वोटिंग का सिलसिला रखा ही नहीं है। ये जो जमहूरी निज़ाम है, ये बात आएगी इंशाल्लाह आगे, तो ये हम मुसलमानों का खालिस तरीका है ही नहीं। ये एक अंग्रेज़ का सिस्टम है, उसने हमारे सिस्टम में दाखिल होकर अपना ये एक सिस्टम जो है हमें पकड़ा दिया और हमें उसका मोहताज बना दिया है, जो कि गलत है। बहरहाल मुसलमानों का सिस्टम क्या है? ये खिलाफती निज़ाम, और खिलाफती निज़ाम के अंदर खलीफा को लोग बग़ैर वोट के खुद मुंतखब कर देते हैं। हर दूसरा बंदा कहता है भाई ये बंदा ज़बरदस्त है, बस इसको जो है ना खलीफा बनाओ, ये पूरे रियासत के निज़ाम को संभालेगा, ये चला सकता है। जैसे अगर आज भी लोगों से पूछा जाए तो कोई ना कोई एक ऐसी शख्सियत ज़रूर होती है हर ज़माने में, जिसके मुतालिक लोग खुद कहते हैं कि भाई ये बहुत अच्छा बंदा है, भला बंदा है, ये इस काबिल है कि इसको बड़ा बनाया जाए। तो जिसको वो समझते हैं इल्म वाले लोग, ये उसमें शर्त है। हम जैसे मतलब ला इल्म लोग, जिनके पास इल्म की कोई जो ख़जाने ही नहीं है, वो नहीं, बल्कि ये बात हो रही है इल्म वालों की। और इल्म वाले हमारे ज़माने में कौन शुमार किए जाते हैं? ना इंजीनियर, ना डॉक्टरेट किए हुए, ना जो है वो इस तरीके के लाइन के लोग, बल्कि वो होते हैं जो दीन का इल्म रखते हैं। अब वो चाहे कोई भी हो, आप में से ही कोई क्यों ना हो, दीन की नॉलेज रखने वाले, जिनको दीन का इल्म ज़बरदस्त अंदाज में हासिल है, जिनको आपके यहाँ आलिम भी कहा जाता है, मुफ्ती भी कहा जाता है, शेखुल हदीस भी कहा जाता है, और नीचे दर्जे में आप इसको स्कॉलर भी कह रहे होते हैं, ये आजकल की ज़बान में। तो बहरहाल खिलाफत जो मुसलमानों की उस वक्त चल रही थी, उसको वो ख़त्म होता हुआ अपनी आंखों से देखना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी ये मामलात हुए बहरहाल, और साथ ही हुकूमत के साथ मुहाज़ आराई भी हुई। हिंदुस्तानी मुसलमानों ने खलीफा के साथ अपने जज्बाती वाबस्तगी की वजह से तुर्की के खिलाफत के इदारे को हमेशा सबसे ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम के साथ रखा था। वो किसी भी कीमत पर तुर्की के टुकड़े टुकड़े होते देखना नहीं चाहते थे, उसके लिए तैयार ही नहीं थे, और इसलिए हुकूमत को अपने जज्बात से आगाह किया, यानी कि अंग्रेज़ों को समझाई ये बात। उनके पास इनका एक वफद भी गया और उसने जाकर बरतानवी हुकूमत से जो है ना ये बात भी करी। वहाँ पर उन्होंने इनके साथ वादा भी किया कि भाई ये जंग होती है, उसके नतीजे में अगर बरतानवी फ़ौज जो है वो काबिज़ भी हो जाती है तो हम मस्मार नहीं करेंगे आपकी इबादत गाहों को, आपकी जो कदीम इमारतें हैं या निशानियां हैं इस्लाम की, दीन की, हम उनको नहीं तोड़ेंगे। लेकिन आपको पता है अंग्रेज़ का वादा कैसा होता है, जानते हैं ना, यहूद और नसारा का। आज देख लिया ना आपने, ह्यूमन राइट्स का शोर मचाने वाले वो आज क्या कर रहे हैं? सारे ह्यूमन राइट्स की उन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी हैं।
छोटे छोटे मासूम बच्चे, यानी कि भाई एक स्कूल पे बम गिराने का कौन सा वो है जिधर 350-400 बच्चे पढ़ रहे हैं। इकरा यूनिवर्सिटी पे बम गिरा दे कोई, नाउजुबिल्ला। इधर बम गिराने का आपको क्या फ़ायदा, इधर कोई फौजी तैयार हो रहे हैं, ये कोई रोबोट्स इधर तुमसे लड़ाई करने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। तो ये हैरत की बात है। हाँ, अगर दारुल उलूम कराची, हाँ दारुल उलूम कराची पे बम गिराएं तो समझ आता है। उधर चलो, उधर भी बच्चे हैं, तलबा हैं, लेकिन फिर भी समझ आता है। तो बहरहाल ये ह्यूमन राइट्स की ये लोग बातें करते थे, ये अमेरिका बातें करता था, ये इसराइल बातें करता था, ये यहूदी ह्यूमन राइट्स की बातें करते थे, ख़वातीन के बच्चों के हुकूक की बातें करते थे। आज कैसी उनकी चादर को अल्लाह ने फाड़ के दिखा दिया, देखो ये इनकी औकात, ये हकीकत है, सामने आ गई हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कि ये तो अपने बच्चे या अपने लोगों के अलावा किसी को इंसान ही नहीं समझते, कीड़े मकोड़े समझते हैं हमें, और उन्होंने करके दिखा दिया अरबों के साथ। अब देखो ना क्या हुआ गज़ा के अंदर। इसीलिए आप से जो हो सकते हैं ना 3 काम उलमा ने कहा अपनी निजात के लिए, ये हमारी आजमाइश है, उनका इम्तिहान नहीं, वो तो कामयाब होते जा रहे हैं, बच्चे भी, जवान भी, औरतें भी, लड़कियां भी, बूढ़े भी, जो जा रहे हैं वो कामयाबी से रूहें उनकी जो है ना फरिश्ते पूरे आकर ले लेके जा रही हैं भाई, वो तो सीधे जन्नत जा रहे हैं मज़े में। ये तो इम्तिहान मेरा आपका हो रहा है। अब हमने 3 काम करने हैं, ये वो क्या है कि भाई एक तो उनके लिए दुआएं करनी है, दूसरा हमने बाइकआउट करना है मुकम्मल तौर पे 100%, हर चीज़ का, चाहे वो KFC हो, मैकडोनल्ड हो, हम अपने जायके पर जो है कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, लेकिन हम ब्रांड भी छोड़ देंगे, कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं होता। हम मुसलमानों की प्रोडक्ट ही खरीदेंगे, भले वो हमें धोखा भी दे रहे हो ना, तो भी हम मुसलमान की चीज़ ही खरीदेंगे भाई। हमें इससे बड़ा धोखा क्या होगा कि आपके बच्चे को कोई आपके सामने कत्ल कर दे और आप उसकी कोल्ड ड्रिंक पीते रहें, कोका कोला और पेप्सी पीते रहें और ड्यू पीते रहें और स्प्राइट पीते रहें और मैकडोनल्ड KFC खाते रहें, हालांकि आपको पता हो कि इसने मेरे बच्चे को मेरे सामने कत्ल किया था। ये तो इसका मतलब आप में से इंसानियत ख़त्म हो गई फिर। तो इन चीज़ों का बाइकआउट करें। और तीसरा, उनकी माली मदद जितनी ज़्यादा हो सकती है, जैसे दारुल उलूम ने तो देखें ऑफिशियली तौर पर अकाउंट दिया है और वो वाकई वहाँ पर जो है ना ताउन पहुँच रहा है, 100% पहुँच रहा है। आपने दे दिया, आपकी तरफ से कबूल हो गया, अब वो वहाँ पहुँच गया, उन्होंने सही जगह लगा दिया, अल्लाह क्या मकबूल हो गया। ये 3 तरीके हमारे पास हैं। चौथा तरीका भी हम दिल से तैयार हैं, हमें मौका मिल जाए तो हम वहीं पहुँच जाएँ, ट्रेनिंग लें और जो भी उसकी आखिरी ट्रेनिंग है और वहाँ जाएं और जिहाद करें, यही हम पर फ़र्ज़ है। अगर उसका रास्ता नहीं है तो ये 3 काम तो हमें अभी से ही करने और साथ साथ दुआ भी करनी है कि अल्लाह मैं इस जुर्म अजीम के लिए आपके सामने तौबा करता हूँ कि जो मुझे करना चाहिए वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, ये 3 काम करने के बाद भी ना, कि मुझे खुद भी जाना चाहिए। बहरहाल अल्लाह में इतनी तौफीक दें और हम कोशिश करें, ये हर मुसलमान पर फ़र्ज़ ज़रूरी है, उनको आप फ़ायदा नहीं पहुँचाएँ किसी भी सूरत, और खिलाफत और मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात को कोई नुकसान वो नहीं पहुँचाएंगे। ये अंग्रेज़ ने उनसे वादा किया, लेकिन उन्होंने अपने वादे के ख़िलाफ़ तमाम इक़दामात उठाए, ठीक है ना। जब ये आपस में जंग भी हुई और ये काबिज़ भी हुए, तब इन्होंने अपने वादे को नहीं निभाया, अपने वादे के अगेंस्ट गए। अब देखें नेक्स्ट पैराग्राफ, इनके साथ वाली पढ़ लें। खिलाफत कमेटी, हाँ, क्या मतलब कि खिलाफत कमेटी फिर बनाई गई।
उसका क्या काम था, हिंदुस्तानी मुसलमानों ने अपनी पूरी मायूसी के साथ देखी ये बात कि तुर्की को जंगी इनाम के तौर पर फातह इत्तेहादियों में तकसीम किया गया, यानी कि उनके अंदर ही आपस में टुकड़े टुकड़े बना दिया गया। जैसे आज भी हम मुसलमान देख लें आप, इतना छोटा सा वो इसराइल है और उसके इर्द गिर्द सारे मुसलमान हैं और जंगी हथियारों से लेस अफवाज लाखों की तादाद में और लीडर और जो है वो 1.5 अरब से ऊपर, तकरीबन 1.75 अरब मुसलमान इस दुनिया की जो 5 अरब की आबादी है उसमें है, और ये सब उसके इर्द गिर्द हैं, उसके दरमियान इतना छोटा सा वो, और अमेरिका उसको पूरी ताउन करके सपोर्ट करके जो है ये सारे काम करवा रहा है। और ये मुसलमान अपनी पूरी ताकत होने के बावजूद बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहे। और यही हाल उस वक्त खिलाफत उस्मानिया के इन्होंने अंदर दाखिल होकर उनके टुकड़े कराए, आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ किया। और इसके पीछे सारी बुनियाद क्या होती है, दुनिया का ऐश, दुनिया की मालो दौलत, ये सारा कुछ। और वो जानते हैं कि मुसलमान जब इन चीज़ों के अंदर पड़ गए तो उन्होंने अपनी असल ताकत, रूहानियत ख़त्म कर दी और फिर वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि मुसलमान कभी भी हथियार से लड़ता ही नहीं है। हथियार तो एक दिखावे की चीज़ होती है, वो अल्लाह की ताकत पे भरोसे पे लड़ता है, और अल्लाह से ताल्लुक़ बनाने के लिए उसको दुनिया के जो अयाशियाँ हैं इससे दूर होना पड़ता है। और यहूद और नसारा ने वही पूरी कोशिश की है कि इनको दुनिया की अयाशियों में लगा दो, आखिरत का जो एक कॉन्सेप्ट है ना, कामयाबी वाली ज़िंदगी हमेशा की अनलिमिटेड, उस कॉन्सेप्ट से इनको ना हटा दो और इनको दुनिया की अयाशी में डालो। तो बहुत से लोग इसी तरह, जैसे आज भी हमें नज़र आ रहा है, खिलाफत उस्मानिया में भी यही हुआ कि उनको आपस में ही उन्होंने उनके दरमियान बिगाड़ पैदा किए। और सबसे बड़ा बिगाड़ जो बुराई पैदा की जाती है ना यहूद की तरफ से मुसलमानों के दरमियान, वो ये होती है कि उनको ये उनके उलामा से बदज़न कर देते हैं, यानी कि उनका कांटेक्ट उनके उलामा से ख़राब करा देते हैं, कट ऑफ करा देते हैं। वो उनके ही पेशवाओं को उनके सामने बुरा बनाते हैं कि देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, हर एक ने अपनी दुकान लगाई हुई है, कोई क्या कर रहा है, कोई कह रहा है हरी पगड़ी, कोई कह रहा है काली पगड़ी, कोई कह रहा है सफ़ेद, कोई लाल, कोई इधर हाथ बांधो, कोई इधर बांधो, कोई रफ़े देन करो, कोई 3 तलाक पे 1 तलाक हो रही है, कोई कह रहा है 20 रकात है, कोई कह रहा है 10 रकात है, 8 रकात है। इससे कुछ भी नहीं होता। इस सब के बावजूद भी आपको जो सही लगता है आप उससे दिल लगाएं, उसी से मसले पूछें, उसी के मुताबिक आप अमल करें, आप इंशाल्लाह जन्नत में पहुंच जाएंगे। इन चीज़ों की वजह से आपको अल्लाह ताला जन्नत में जाने से कभी भी नहीं रोकेंगे, ये ऐसी चीज़ें हैं ही नहीं। बात समझ आ रही है? इनकी हैसियत इतनी है, जैसे आप यूनिवर्सिटी आते हैं, अपनी स्टेशनरी लाते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप डॉलर का पेन इस्तेमाल करें, डॉलर की पेंसिल इस्तेमाल करें या किसी और कंपनी की इस्तेमाल करें, यूनिवर्सिटी या आपका डिपार्ट आपको नहीं कहेगा कि आपने वो पेंसिल हमसे क्यों नहीं खरीदी, इसलिए आपको फेल किया जाता है। नहीं भाई, ये आपको इसकी इजाज़त होती है। ऐसे इस्लाम शरीयत में इन चीज़ों की इजाज़त है, आपको जैसे लग रहा है करते रहें, लेकिन जो असल नज़रियात होते हैं बस उसका मसला होता है। भाई अल्लाह को एक माने, अगर अल्लाह को एक नहीं मानते तो फिर तो जो फ़िरका कहते नहीं ये भी मुसलमान है तो वो गलत है। वो तो मैं और आप भी समझते हैं कि यार अल्लाह को एक ही नहीं माने तो मुसलमान कैसे हो सकता है, कुरान को अल्लाह की किताब ही ना माने वो मुसलमान कैसे हो सकता है। सीधा सीधा बात है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन ना माने तो वो मुसलमान कैसे हो सकता है। ये है नज़रियात, अकायद, ये असल चीज़ होती है। बहरहाल तो यही फूट उन्होंने उलमा के दरमियान से भी पैदा करी आवाम में, खिलाफत उस्मानिया को तोड़ने के लिए। तो खिलाफत उस्मानिया की एक बड़ी ताकत क्या थी कि आवाम टोटल खालिसतन अपने बड़ों की, उलमा की परमिशन के बगैर कोई काम नहीं करते थे, जिसकी वजह से वो मुनज़्ज़म हो गए, उनकी एक ताकत बन गई। और उलमा के पीछे जो चलेगा वो कभी भी इंशाअल्लाह जहन्नम में नहीं जाएगा, ये आप याद रखें, क्योंकि वो इस लाइन के एक्सपर्ट हैं। वो आपको जन्नत की लाइन के वो एक्सपर्ट लोग हैं, वो पहुंचा देंगे, उनके ज़िम्मे आ जाएगा। अगरचे वो खुद जहन्नम चले गए खुदा न खास्ता किसी वजह से, लेकिन आप जन्नत पहुंच जाएंगे क्योंकि आप सही रास्ते पे चल गए थे।
तो बहरहाल, और ये अभी मैं सुन रहा था, कोई बता रहे थे, बड़ी ज़बरदस्त बात उन्होंने कही कि आप अगर हक और बातिल को ढूंढना चाहते हैं, सच और झूठ को, सच और झूठ के रास्ते को आप पहचानना चाहते हैं, तो आप बस एक पॉइंट ये बात देख लें कि जो भी शख्स आपको उलमा से दूर कर रहा है, आपका ताल्लुक़ ख़राब करा रहा है, बस समझ जाएं ये गलत है, बातिल है। और जो बंदा आपका ताल्लुक़ उलमा से जोड़ लाए, यार उलमा से पूछो, हर मसला आलिम से पूछो, मुफ्ती साहब से पूछो, इमाम मस्जिद के पास जाओ, उनसे मालूम करो, फिर अमल करो, फिर कारोबार शुरू करो, फिर अपना ये शादी का हाँ करो, वरना देख लो। और इस तरह अगर वो आपको उलमा से जोड़ लाए तो आप समझ जाएं ये हक है, यही हक पर है। तो जितने स्कॉलर्स बैठे हुए हैं ना यूट्यूब पे, फलाने सोशल मीडिया, जो आपको भज्जन कर रहे हैं उलमा से आपके, तो आप समझ जाएं ये गलत है, गलत लोग हैं। और जो जोड़ लें तो समझ जाएं कि ये सही बंदा है और ये हक की बात कर रहा है। तो बहरहाल ये हुआ उस वक्त खिलाफत उस्मानिया को तोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, तुर्की के टूटने के साथ ही खिलाफत का इदारा भी मुनद्दिम हुआ। मुसलमान तुर्की की तरक्की पर खुश तो थे और ख़ास तौर पर हुकूमत की तरफ से वो खुली धोखाधड़ी पर अफसरदा भी थे। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने खिलाफत के इदारे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक चलाने और इत्तेहादियों को तुर्की में कायम करने के जो इक़दामात थे उस पर भी नाराज़गी ज़ाहिर की। तहरीक चलाने मुनज़्ज़म करने के लिए एक खिलाफत कमेटी, जिसका यहाँ आपको बता रहे हैं, कायम की गई थी, जिसके बड़े कौन थे, सेक्रेटरी मौलाना शौकत सेक्रेटरी थे उस खिलाफत तंजीम के। और कमेटी का पहला इजलास 23 नवंबर 1919 को हुआ, मौलाना फजलुल हक की सदारत में। यहाँ तक बात समझ में आई है ना? कोई बात नहीं समझ आई तो पूछो, क्या समझ आए? चले नेक्स्ट, किसका नंबर है? इनके पीछे वाली वो आप पढ़ें। हाँ, क्या समझ में आया? किसी और स्टूडेंट को भी कुछ समझ आए उस पैराग्राफ में तो बताएं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक अदम ताउन की तंजीम। असल में हुआ क्या, जब ये खिलाफत का मामला चल रहा था और वहाँ से बरतानवी जो थे वो चाहते थे जंग करके इस खिलाफत को तोड़ना, और फूट भी डाल दी थी उन्होंने। तो वहाँ पर मुसलमानों की तरफ से तो वो इक़दाम हुए जो पीछे हमने प्रीवियस स्लाइड में बात करी है। यहाँ पर हिंदुओं की तरफ से जो महात्मा गांधी थे उन्होंने भी एक मूवमेंट स्टार्ट करी, और वो क्या थी, वो मूवमेंट हकीकत में काम तो नहीं करी, यानी कि नुकसान कर गई उल्टा, लेकिन वो अदम ताउन की तहरीक थी। वो क्या थी कि हिंदू महात्मा गांधी की क़यादत में इस तहरीक की मुकम्मल हिमायत के साथ ना वो आगे बढ़े, और गांधी ने एक होशियार सियासतदान होने की वजह से खिलाफत एजिटेशन को हुकूमत पर दबाव डालने के लिए हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया। और मंसूबा ये था कि बरतानवी इदारों में जितने भी गैर मुस्लिम या मुसलमान हिंदू ये जो काम कर रहे हैं वो अपने ओहदों से क्या करें, इस्तीफ़ा दे दें, छोड़ दें, उनके तमाम इदारों से वो बाइकआउट कर लें, बाहर निकल आएँ और अपना इस्तीफ़ा दे दें।
और इसी तरह अदालतों का बाइकआउट करें, स्कूलों को, कॉलेजों का, और वॉकआउट कर लें वहाँ से, और इंतखाबात में भी हिस्सा ना लें, शामिल ना हों। इसी तरह कायद-ए-आज़म ने गांधी के इस मूवमेंट पर जो है ना उनको समझाया और रोका, मना किया कि ये जो आप तहरीक चला रहे हैं ना ये इनके लिए ख़तरनाक होगी। तो बहरहाल लेकिन गांधी इस चीज़ से रुके नहीं, क्योंकि उनके नज़दीक ये मंसूबा तशद्दुद को दावत देने वाला था कायद-ए-आज़म के नज़दीक, और एक कन्फ्यूजन का बाइस बनने का ज़रिया था कि अगर ये ज़ाहिर है इस तरीके से तमाम इदारों से इस्तीफ़े दे देंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, रिज़ल्ट क्या होगा लास्ट में, कि भाई उनकी सीटों पर फिर तो बाकी दूसरे लोग आ जाएंगे जो उनके हिमायती होंगे, जो अगर हमारे कुछ लोग भी थे इन इदारों में तो वो भी वहाँ से फारिग हो जाएंगे। तो ये एक हमारे लिए नुकसान का ज़रिया बन सकती है चीज़। बहरहाल लेकिन गांधी अपने इस मूवमेंट पर जो है वो डटे रहे, जबकि कायद-ए-आज़म ने उसका इनकार किया और इनको समझाया भी कि ये हमारे अपने नुकसान, हमें अपना नुकसान देगी ये। लिहाजा बात ना मानने पर फिर कायद-ए-आज़म ने क्या किया, खुद कांग्रेस पार्टी से 1920 में इस्तीफ़ा दे दिया। नई बात समझ में आई, रिज़ाइंड हो गए। आगे चलें, नेक्स्ट कौन है? आप लोग इसको देख कर आए करें, और ये असाइनमेंट यहाँ पर स्टूडेंट बहुत से तैयार कर रहे हैं। असाइनमेंट की क्लास थोड़ी है, चलो। क्या हुआ? हाँ, रिटर्न विदाउट अचीविंग इट्स पर्पस। खिलाफत वफद जो एक कमेटी इन्होंने बनाई थी, खिलाफत कमेटी ने हुकूमत को आवाम के साथ किए हुए वही वादे कि जब ये जंग होगी और वो उस जंग में अगर फाते हो जाएंगे तो फिर वो मुसलमानों की जो इबादत गाह और दीगर जो इस तरीके से इमारतें हैं उनको मुनद्दिम नहीं करेंगे, उनको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, और भी बहुत सी चीज़ें थीं। तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर की क़यादत में ये वफ़द इंग्लिस्तान भेजने का फ़ैसला किया, और ये खिलाफत का वफ़द मार्च 1919 में इंग्लिस्तान रवाना हुआ, और उन्होंने वज़ीर आज़म लॉर्ड जॉर्ज जो था उससे मुलाकात भी की, जो अपनी मुस्लिम मुखालिफ सोच के साथ जो है बहुत मशहूर था, मुसलमानों के ख़िलाफ़ था ये बहुत ज़्यादा। ये पंखा खुद बंद करवाएं, बंद हो गए, खुद बंद हुए, करवाएं किसी ने बंद? तुम लोग ठंड लग रही है क्या? तुम्हें ठंड लग रही है? तुम्हें लग रही है ठंड? हाँ, अच्छा, कोई बात नहीं ना, वो आगे वालों को तो नहीं लग रही, तो इधर वालों को क्या, आप लोगों को भी लग रही है ठंड? उधर की तो ज़रूरत ही नहीं है, बस ये दो चला देते हैं, ये दो फैन ऑन कर देते हैं ना, क्योंकि वो बेचारों को तो गर्मी लग रही है ना। इधर तो सही है, इधर माहौल सही है, उधर का माहौल ख़राब हो रहा है। वो तो एक चल गया, ये कि नहीं चल रहा? अच्छा, वो फिर वही चल रहा है। आ जा, आ जा। आप लोगों को तो नहीं ठंड लग रही ना, बस सही है। अच्छा, वफद ने जो है वज़ीर आज़म को वो वादे याद दिलाए जो उन्होंने किए थे, लेकिन उन्होंने उनकी किसी भी
दलील को मानने से मुकम्मल तौर पे इनकार कर दिया। आवाम के साथ जो उन्होंने वादे किए थे कि तुर्की में दाखिल होने के बाद भी वो इस तरह के मामलात या काम नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने उसके ख़िलाफ़ किया। चले भाई नेक्स्ट, द एंड ऑफ द मूवमेंट। The reaction amongst Muslims was bitter and strongest. They felt afraid on the eve of it. But there were still bigger shocks for Islam, institutional Islam, for which they had struggled so sincerely, was the knowledge not by the enemies but by the Muslims. Mustafa Kemal Atatürk on November 1, 1952, established a nationalist government in Turkey. The last Khalifa Sultan Abdul Majid was banished from Turkey in 1964. A Khilafat movement ended without losing its roots. The Indian conflicts had entered into a new era and was presenting a shabby scene. The Hindu, Muslim religion and brotherhood was a prince of the past and future. हाँ, Once again, were living within their traditionally narrow-mindedness. अच्छा, इस तहरीक का जो एंड हुआ ना, अख्ताम, ये मुसलमानों में बहुत ज़्यादा ऐसा ख़तरनाक रद्द अमल था, फिर तल्ख और शदीद, यानी कि गुस्से में थे मुसलमान कि हम इस तहरीक का हिस्सा भी बने। अंग्रेज़ के साथ मिलकर हिंदू भी कुछ शामिल थे इस खिलाफत को ख़त्म करने के मामले के अंदर। और आखिर में ये देखा जाए तो हमें फ़तह के मौके पर भी एक धोखाधड़ी का एहसास होने लगा, और ये मुसलमान के साथ हुआ है, बहुत दफ़ा हुआ है, और यहूद और नसारा ने ऐसा किया है। इसलिए हमारे रसूल ने, हमारे कुरान ने ऐसे ही नहीं उनको कहा कि ये तुम्हारे दोस्त हो ही नहीं सकते कभी भी। अल्लाह ने वाज़े कुरान में कहा है कि यहूद और नसारा तुम्हारे कभी भी दोस्त नहीं हो सकते, इनको अपना दोस्त मत कभी भी समझना। ये चाहे जितना आपसे हाथ मिला लें, गले मिल लें और आपको वादे कर लें, क्योंकि इनके यहाँ वादे की कोई हैसियत ही नहीं है प्रॉमिस की। गैर मुस्लिम के यहाँ बहुत कम गैर मुस्लिम ऐसे हैं कि उनके यहाँ वादे का पास रखना ज़रूरी होता है, लेकिन वो कभी भी अपने वादे पर नहीं उतरते। इसीलिए आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुनाफिक की निशानियों में यही है कि वो सबसे पहले वादा जो करता है उसके ख़िलाफ़ करता है। जब भी वादा करेगा वादा तोड़ देगा, और बात बात पे वादा भी करना गलत है, मुसलमान को भी नहीं करना चाहिए बात बात पे कस्में उठाना, कस्में खाना। तो बहरहाल मुसलमानों को अपनी फ़तह के मौके पर भी धोखाधड़ी नज़र आ रही थी, लेकिन उनके लिए अब बड़े झटके बाकी थे। और खिलाफत का इदारा जिसके लिए उन्होंने बहुत मुखलिसाना जद्दोजहद की थी, बहुत ज़्यादा कोशिशें की थी, उसे दुश्मनों ने नहीं बल्कि एक मुस्लिम हीरो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने 1 नवंबर 1922 को खुद ही ख़त्म किया। यानी कि देखिए, अंग्रेज़ ने मुसलमान के ज़रिए ही उन तमाम मुआहिदों को भी ख़त्म करवाया, और जिसने तुर्क में कौम परस्ती हुकूमत कायम की। आखिरी खलीफा सुल्तान अब्दुल मजीद को 1924 में 1924 में तुर्की से भी जिला वतन कर दिया गया, मुल्क से निकाल भी दिया गया, क्योंकि ये डर खौफ होता है कि ये दोबारा तहरीकें चला के खिलाफत का निज़ाम दोबारा लौटा के वापस ना ले आए। और खिलाफत के निज़ाम का सबसे बड़ा नुकसान किसको हो रहा था? अंग्रेज़ को, फरंगियों को, यहूदियों को। और मुसलमानों ने अपने पैर पर ख़ुद कुल्हाड़ी मारी उनका साथ देकर। ये बहुत बड़ा क़यामत तक का नुकसान कर दिया कि ये मुसलमानों के हाथ से दुनिया की भागदौड़ और हुकूमत निकल गई। तहरीक खिलाफत अपना मकसद हासिल किए बगैर ख़त्म हो गई। हिंदुस्तानी सियासत एक नए दौर में दाखिल हो चुकी थी और एक मनहूस मंजर पेश कर रही थी, ख़तरनाक किस्म का। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, भाईचारा, माजी की बातें रह गई थी। लोग एक बार फिर अपनी रिवायती तंग नज़री के अंदर आगे बढ़ने लग गए थे। जाहिर है ये तो हो गई। इन ऐसी चीज़ों के यही नतीजे निकलते हैं। जब आप मुसलमान आपस में यकजहती का इज़हार नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ इत्तेहाद नहीं बनाएंगे, तो फिर यही होगा। लेकिन अब बहरहाल आज एक ख़बर सुनने में आई कि मुस्लिम ममालिक ने गठजोड़ कर लिए, एक साथ बैठ गए और आपस की रंजीदगियाँ, नाराज़गियाँ ख़त्म करके वो एक हो गए, एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। OIC जिसको कहा जाता है ना, उस पर वो सारे जमा हुए हैं। अभी अमेरिका और ये जो है इसराइल, इसको जो है ना परेशानी लग गई है। अभी इसने अपनी एजेंसियां पूरी अलर्ट कर दी हैं कि ये इनका गठजोड़ ख़त्म कराया जाए। इसीलिए इन्होंने
मुख्तलिफ ईरान और 2-3 और मुल्कों की सरहदों पर ना ये हालात ख़राब करवाएं। अभी कोशिश की है, लेकिन बहरहाल अल्लाह बेहतर करे, मुसलमान वाकई में एक साथ जुड़ जाएं, इनकी इसी में खैर है। चले भाई आगे। द एंड ऑफ द मूवमेंट, ये हो गया ना। रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। आगे करो। ठीक है, 4th पॉइंट है वो नेक्स्ट पढ़े, 7 वाली। देख क्यों नहीं रही थी तुम? बातों में लगी हो, बातें देख रही हो ना। द एक्सट्रीमिस्ट हिंदू मूवमेंट शुड बी, अरे जिस वर्ड पे थोड़ा फंसो बस ऐसी निकालो तेजी से, जहां फंस जाओ ना, नहीं पढ़ा जा रहा हो तो ऐसे तेजी से निकलो भाई। एक्सट्रीमिस्ट हिंदू मूवमेंट तेजी से पढ़ो, समझ ही ना है किसी को। शुद्धि एंड शंकन began converting the Muslim to Hinduism, will provide a new cause of bitterness between Hindus and Muslims. The economic crisis erupted in the country which adversely affected the polit। बस हो गया खत्म। अच्छा, ये वो पॉइंट्स बता रहे हैं आप कि जिनमें क्या था, अदम ताउन, तहरीक खिलाफत की नाकामी की जो असल वजूहात बनी, वो क्या पॉइंट्स थे? 5 चीजें थी। सबसे पहली बात क्या थी, यानी कि ये तहरीक मुसलमानों की तरफ से कामयाब क्यों नहीं हो सकी? उसमें सबसे पहली बात क्या थी? इनके साथ वाली लड़की देख के बताओ, जिन्होंने अभी पढ़ा था उनके साथ वाली। हाँ, आप क्या हो गया, तुम लोग किधर घूमो, क्लास में नहीं बैठे हो क्या? ये मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट पॉइंट क्या था, ये तहरीक नाकाम हुई ना, मुसलमानों ने जो तहरीकें चलाई थी, खिलाफत मूवमेंट जो चलाई थी, उसकी एक कमेटी भी बनी। फिर उस कमेटी ने जिस तरीके से मुआहिदे किए, मेहनत करी, बरतानवी फौज के साथ मिलकर उन्होंने तुर्की की खिलाफत को भी ख़त्म करवाया और अपनी शराइत भी रखी थी, उनको नहीं भी माना गया। ये तमाम तहरीकें जो ख़त्म हुई इन 5-6 वजूहात की वजह से। सबसे पहली वजह क्या थी? हाँ, अच्छा अच्छा, वो आप हैं जो आपने बता दी। अच्छा अच्छा, ठीक है, सही। हाँ, मैं लगा दूँगा। फर्स्ट उसमें आपने लगवा ली थी ना? नहीं लगवाई तो मुझे नाम लिख के दे दें आप। चलें जी, हाँ, बस कोई भी बता दे या लिख दें जी। फर्स्ट पॉइंट क्या है? भाई, गांधी की तरफ से अदम एतमाद की जो तहरीक चली थी, उसने क्या किया था? हुकूमत की तरफ से उनको बहुत से फायदे मिलने वाले थे और इन्होंने जो तहरीक चलाई थी वो उसी वक्त उन्होंने फिर खत्म कर दी थी। इस तहरीक के का एक शदीद झटका लगा मुसलमानों को। इसकी वजह से क्या हुआ था? नुकसान हुआ था। फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट इसके साथ वाली बताएं। भाई, गांधी जी ने कौन सी तहरीक शुरू करी थी? हाँ, चले सेकंड।
one side to the other. The government after analysis details adopted respective layers of the basis of the masses to welfare their education. हाँ हाँ, इसका क्या मीनिंग्स हुए? सेकंड पॉइंट, ये तहरीक क्यों नाकाम हुई? हाँ, जो बड़े बड़े मुसलमानों के लीडर्स थे वो क्या हो गए? अरेस्ट हो गए, और जिसकी वजह से फिर मुसलमानों का जो एक विजन था ना, एक मिशन था, वो चेंज हो गया। जाहिर है जब लीडर ही नहीं होगा तो फिर पीछे लोग काम करने वाले वो कैसे अपने मिशन को हासिल कर सकेंगे? इसीलिए लीडर की हिफाजत की जाती है। जिहाद में भी ऐसे ही होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीडर हुआ करते थे, तो आपको इसीलिए दरमियान में बहुत ज्यादा हिफाजतों के अंदर रखा जाता था, और ये आज भी होता है, क्योंकि जाहिर है जो लीड कर रहा होता है पूरी फौज को, वो आगे लड़ने थोड़ी जाता है पहली सफ के अंदर, वो तो सबसे पीछे और महफूज जो है ना उसके अंदर मौजूद होता है, खेमों के अंदर, ताकि वो अपने दिमाग से सबको जिता सके। ठीक है ना? तो अगर हमें ये कहा जाए भाई वो जो बड़े हैं वो तो देखो खुद पीछे बैठे हुए हैं, वो आपको लड़ने आगे भेज रहे भाई तो तरीका यही होता है, इसमें कौन सी बुरी बात है? तो यही तो होता है, लेकिन ये बातें गलत बनाई जाती हैं। बहरहाल थर्ड पॉइंट क्या? अच्छा ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है? नेक्स्ट लड़की पढ़ लो। The Grand National Assembly of Turkey elected Mustafa Kemal as the leader who abolished the institution of caliphate and the last caliph, the Sultan of the Majid, was banished from Turkey. हाँ, ये क्या हुआ? The Grand National Assembly की तरक्की और मुस्तफा कमाल को लीडर मुंतखब कर दिया। उन्होंने क्या काम करा? उन्होंने खिलाफत के इदारे को ही खत्म कर दिया, और आखिरी खलीफा सुल्तान अब्दुल मजीद जो थे इनको भी मुल्क से निकाल दिया। जिला वतन जिसको कहा जाता है, उनको भी जिला वतन कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ें। द हिंदू मुस्लिम यूनिटी अचीव, हाँ इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, गायब हो गई। हिंदू मुसलमानों की जो क्या बनाई थी इन्होंने, हाँ लखनऊ में वो उसको इन्होंने जो बनाया था कमेटी, एक इत्तेहाद आपस में बनाया था तहरीक का, वो ही गायब कर दिया गया, और दोबारा उस पर कब्जा भी नहीं किया जा सका। इंतहा पसंद तहरीको शुद्धि और सुनकर ने मुसलमानों को हिंदू बनाना भी उस पर जोर लगा दिया, जिसने हिंदू और मुसलमानों के दरमियान आपस में नफरत की फूट भी डाल दी। मुल्क में फिरका वाराना फसादात शुरू हो गए। इन वजूहात के बिना पर बाकायदा प्री प्लान तरीके से जो है इस तहरीक को खत्म कराया गया। ठीक है, चले भाई नेक्स्ट लड़की कौन है? ये थोड़ा सा हो जाए फिर ब्रेक देते हैं, 1 घंटा क्लास तो हो जाए, अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ। चले भाई लड़का आप शुरू करें। आप लेंगे ना, बस ये थोड़ा सा रह गई है, 1-2 स्लाइड है। नहीं बहुत टाइम है, बरकत होगी इंशाल्लाह टाइम में। दी हिजरत मूवमेंट आज ही war against Ottoman Empire, British government promised that they will fight only against Germany and no harm would be done to the Ottoman Khalifa. When Allied forces defeated Germany, the province was broken in the Treaty of Sèvres. The territory of Ottoman Empire was distributed between French and British, and small portion Turkey, La Paz movement was launched for the restoration of the Ottoman Empire unrest
supported the movement and mass mobilization was at its peak. The British government issued Rowlatt Act in 1990, definitely extending emergency measures to control public unrest and root out conspiracies. The British government became more aggressive due to mass mobilization and arrested Muslim leaders, including all brothers and Qasas. Around 30,000 Muslims were detained in the meanwhile. Jail incident occurred. Purpose was to demand the release of Muslim prisoners. ठीक है, अब ये नेक्स्ट लड़का पढ़ लो इसके साथ वाली। अच्छा चलो इसको छोड़ो, पहले ये पहला वाला पैराग्राफ समझ लो। क्या बात समझ आई इसमें? दी हिजरत मूवमेंट, हिजरत किसको कहते हैं? एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि मैं वहां से इधर आ गया तो मैंने हिजरत कर ली। आपकी डेफिनेशन का तो यही मतलब हुआ ना कि वहां से मैं चल के यहाँ गया, तो ये एक जगह से बोरिया बिस्तरा भी अगर होता वो भी मैं ले आता इधर, वहां से इधर ले आया तो ये मैंने क्या कर ली? हिजरत हो गई। हाँ, एक कम से कम सिटी से ना तो अदर सिटी मैं चला गया और साथ में अपना मतलब सामान भी ले गया, या फिर एक मुल्क से ही मैं दूसरे मुल्क चला गया, तो ये भी कहलाएगा हिजरत। और ये कहलाएगी दुनियावी हिजरत, एक दुनियावी पर्पस मकसद के लिए मैंने हिजरत करी। और एक होती है शरई और दीनी हिजरत होती है। वो क्या होता है कि जब अल्लाह उसका रसूल या उलमा इकराम जो उनके फिर वारिस होते हैं ये कह दें कि भाई हमें अब हिजरत करना फ़र्ज हो गया है। बाज़ दफ़ा ऐसे हालात आ जाते हैं, जंगी हालात हो जाते हैं, तो जैसे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक आपने देखा कितने हालात वो हो गए, लेकिन ये इन मुसलमानों ने वहाँ से हिजरत नहीं करी। ज़्यादातर अपने इलाकों में अपनी जगहों मरी, उन्होंने कहा हम यहीं शहीद होंगे भाई, जो होता है अल्लाह मालिक है। बहरहाल इस्लाम लेकिन ऐसे मौके पे हिजरत करने की इजाज़त दे देता है। जब जान जाने का ख़तरा हो जाए तो हिजरत कर लेना ही ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन उनकी सरजमीन इतनी मुबारक है कि वो चाहते ही नहीं उसको छोड़ना, वो चाहते हैं इधर अम्बिया भी दफन हुए, हम भी यहीं दफन हो जाए, तो उनके लिए वो एक इज्जत का मकाम है। बहरहाल तो हिजरत जब उलमा फतवा दे दें कि अब इस जगह से हिजरत कर ली जाए तो वो फिर लाजमी हो जाता है और हिजरत कर लेना चाहिए। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीने से हिजरत फरमाई थी और आप रो रहे थे उस वक्त अपनी ऊँटनी पे जब आप बैठ रहे थे और मदीने को मुड़ मुड़ के बार बार देख रहे थे, और आप यही फरमा रहे थे कि मैं ए मदीना तुझे कभी ना छोड़ता अगर ये लोग मुझे मजबूर ना करते, क्योंकि आपको अपना मदीना से बड़ा प्यार था, वो आपका शहर है। बहरहाल हिजरत की तहरीक, हिजरत was launched against the aggressive policies of British government and for the restoration of Ottoman Empire. World War I broke out in the year 1914 between Allied forces and Germany. क्या हुआ? हिजरत की तहरीक बरतानवी, ये जो हिजरत बरतानवी हुकूमत की जारहाना पॉलिसियों में से ना उसके खिलाफ थी। वो चाहते ही नहीं थे मुसलमान इधर से निकल कर जाएं, हिजरत करें। सल्तनत उस्मानिया की जो बहाली थी उसके लिए शुरू की गई पहली जंग अजीम 1914 में 1914 में इत्तेहादी अफवाज और जर्मनी के दरमियान शुरू हुई। मुसलमान देखो इसमें जो मकसद की बात है वो समझो। जब बरतानिया ने मुसलमानों को भी मजबूर किया सल्तनत उस्मानिया तुर्की में इनको जो है ना इनके खिलाफ लड़ने का, तो सल्तनत उस्मानिया क्या थी? ये उस वक्त कमज़ोर थी, इसके हालात बहुत कमजोरी की जानिब थे, गामजन थे। तो इन्होंने उस वक्त क्या किया कि अपने हालात को दुरुस्त करने के लिए ना तुर्की ने जर्मनी के साथ गठजोड़ की और इनके साथ अपने ताल्लुकात बहाल कर लिए, यानी कि वो इनके हिमायती बन गए और आपस में इनके ताल्लुकात अच्छे हो गए। और बरतानवी हुकूमत इस चीज को नहीं चाहती थी, बिल्कुल कबूल नहीं करती थी, अंग्रेज कबूल नहीं करना चाहता था। इन्होंने मुसलमानों को मजबूर किया कि भाई आप
जर्मनी के खिलाफ तो हमारे साथ मिलकर लड़ो। मुसलमान अपनी रूहानी मोहब्बत रखते थे तुर्की के साथ, सल्तनत उस्मानिया के साथ, खिलाफत उस्मानिया के साथ। वो नहीं चाहते थे कि हम तुर्की को या खिलाफत उस्मानिया को नुकसान पहुंचाएं, लेकिन अंग्रेज हमेशा धोखा देते। उसने कहा कि नहीं, आप ठीक है सल्तनत उस्मानिया, खिलाफत उस्मानिया को छोड़े, हम उसके खिलाफ नहीं जंग करते, लेकिन हम जो उसके साथ हिमायती बन के खड़ा हुआ, कौन सा मुल्क, कौन सा मुल्क ने हिमायत की थी तुर्की की? अभी तो मैंने बता के गया, सुना नहीं तुम लोगों ने? कौन सा मुल्क था वो? जर्मनी। जर्मनी बताया ना मैंने, तो फिर कैसे भूल गए? सुनते नहीं हो, गौर से नहीं सुन रहे। तो जर्मनी के खिलाफ हम क्या करेंगे? जंग करेंगे, उसको हम शिकस्त देंगे। लेकिन क्या हुआ? मुसलमान फिर तैयार हो गए, ठीक है। जब ये उनके साथ लड़े अंग्रेजों के साथ, तो इन्होंने उसके साथ साथ तुर्की को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया और इस तहरीक के खिलाफ चले गए। जो मुसलमानों की अंग्रेज के साथ एक मुआहदा तय हुआ था, उसकी खिलाफ वर्जी शुरू कर दी। खिलाफ वर्जी करी मुआहदे के तहत सल्तनत उस्मानिया का इलाका फ्रांस, बरतानिया के दरमियान और थोड़ा सा हिस्सा तुर्की को भी तकसीम किया गया। खिलाफत उस्मानिया की बहाली के लिए तहरीक खिलाफत शुरू की गई। कांग्रेस ने उस तहरीक की हिमायत की। अवामी तहरीक अपने उरूज पर थी। बरतानी हुकूमत ने 1919 में रोल्ड एक्ट जारी कर दिया। हमेशा हुकूमतें ऐसे ही करती हैं, कवानीन बना देती हैं। जैसे अभी भी एक कानून पास हो चुका है, अगर आपके नॉलेज में नहीं है तो आपको पता होना ज़रूरी होता है कि अब आप सोशल मीडिया की जो भी एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, पहले आप जाके अपने आप को रजिस्टर कराएंगे, फिर आप यूज़ कर सकते हैं। वरना आप कोई भी एप्लीकेशन अब सोशल मीडिया की अपनी मर्जी से यूज़ नहीं कर सकते। ना आप फेसबुक अपनी मर्जी से चला सकते हैं, ना व्हाट्सएप चला सकते हैं, ना यूट्यूब चला सकते हैं, ना इसी तरह और कोई भी एप्लीकेशन। अब आपको पहले गवर्नमेंट से क्या करना पड़ेगा? जाकर अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। जी मुझे आप इजाजत दे दें कि मैं फेसबुक यूज कर लूं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आप लिख कर क्या करेंगे? रजिस्ट्रेशन कराएंगे। जैसे आप इधर भी रजिस्ट्रेशन कराते हैं ना, एनरोलमेंट कराते हैं फलाना। हाँ, एक एक फिर आपकी चीजों पर नजर रखी जाएगी, आप कौन सी तस्वीर किसको भेज रहे हैं। सब पहले चेक होगा, फिर वो आगे फॉरवर्ड करेंगे। अगर वो सही नहीं हुआ, हो सकता है वही रख ले, मना कर दे बेटा हम ये आगे नहीं भेज सकते, ये गलत चीजें हैं, सही चीजें भेजो। बहरहाल खिलाफत उस्मानिया की, अच्छा ये हो गया। ये इन्होंने रोल्ड एक्ट जारी किया। अवामी बेचैनी पर काबू पाने, साजिशों को जड़ से उखाड़ फेंकने में हंगामी इक़दाम को गैर मुअय्यना मुद्दत तक बढ़ा दिया। बरतानवी हुकूमत अवामी तहरीक की वजह से मजीद जारी हो गई और अली बरादरान और आज़ाद समेत मुस्लिम रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 30,000 से ज्यादा लोगों को फिर गिरफ्तार किया गया इन तहरीकों को दबाने के लिए। पता नहीं तुम्हें ये बात समझ आई नहीं आई, पेपर में समझ आ जाएगी। चलो भाई, नेक्स्ट कौन है? वैन खिलाफत मूवमेंट। चले जी, आपका नंबर है ना? दोनों ने पढ़ लिया था। चलो आपका नंबर है पढ़ने का। सिंधी। इसका पैराग्राफ का मकसद ये है कि देखो, जब ये हुआ 50,000 से ज्यादा मुसलमानों को फिर इन्होंने कैद भी किया, उनकी तहरीकों को दबा भी दिया, उनकी एक तो बात भी नहीं मानी, धोखा भी दिया अलग। जब ये तहरीक खिलाफत अपने उरूज पर थी और मुसलमानों ने अपनी फिर एक आवाज उठी, कहाँ से? बरसगीर में पाको हिंद को
लखनऊ की तरफ से ना मुसलमानों के लिए एक आवाज उठी, उसमें उलमा इकराम का किरदार था ज्यादा। सुन लो भाई गौर से, मुसलमानों का किरदार ज्यादा था। लखनऊ की जानिब से ये उलमा के तरफ से एक आवाज आई जिसमें उन्होंने कहा कि भाई अब ये जगह हमारे लिए क्या है, पाको हिंद दारुल हर्ब बन गया, यानी कि जंग का घर, जिधर लड़ाइयां हो रही हैं, जंग हो रही है। और मुसलमान जो है वो हर रोज वो अंग्रेजों के जारहाना इकदामात का सामना कर रहे थे और उसके सामने बिल्कुल बेबस थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई अब इस मुल्क को छोड़ देना ज्यादा बेहतर है और हिजरत कर लेना ज्यादा बेहतर है। जो फतवा किन्होंने दिया, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना मोहम्मद अब्दुल मजीद सिंधी, इन्होंने फरमाया कि दारुल अमान, अमन का घर की तरफ से हिजरत कर लेना ज्यादा बेहतर है, दारुल अमान की तरफ, यानी कि जो अमन वाली जगह है। हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए दारुल हर्ब, जंग का घर से दारुल अमान, अमन के घर की तरफ हिजरत को उस फतवे में मतलूब करार दिया गया। मुसलमानों को हिजरत के लिए तहरीक देना, उलमा इकराम के ऐलान को अहमियत देते हुए बहुत से मुसलमानों ने करीबी मुस्लिम ममालिक, जिनमें उस वक्त सबसे ज्यादा करीब कौन सा मुल्क था, अफगानिस्तान, उसकी तरफ इन्होंने हिजरत करना शुरू कर दी। और वो जानते भी यही थे कि अफगानिस्तान एक इस्लामी मुल्क था, लेकिन क्या था कि गुर्बत का मारा था, क्योंकि जाहिर है एक बड़ी तादाद में मुसलमान वहां पर अब हिजरत करना शुरू कर दिया उन्होंने उलमा के इस फतवे के बाद। अब आगे पढ़ो। मुस्लिम सोल्ड देयर प्रॉपर्टी, कौन है? चले जी, आपका नंबर है, कौन पढ़ रहा है? अच्छा, क्या हुआ इसमें? अब मुसलमानों ने क्या करा कि अपनी जायदादें बेचकर और वो काबुल का रुख करने लग गए। काबुल कहां पर है? हाँ जी, वो लड़कियां जो बातें कर रही हैं, जो बातें कर रही हैं, हाँ जी, एक एक पीछे उठ के चली जाओ। ये बीच बीच वाली एक एक जो है ना, वो पीछे बैठ जाओ तो माहौल सही हो जाएगा। अच्छा, क्या हुआ? ये यहाँ पर क्या बता रहे हैं? मुसलमानों ने अपनी जायदादें बेचना शुरू कर दी और वो अफगानिस्तान का जो मरकज है दारुल हुकूमत काबुल, उसकी तरफ रवाना होना शुरू कर दिया। उन्होंने वहां जाने लग गए। एक ग्रुप बैरिस्टर जान मोहम्मद जोनेजो की क़यादत में वहां पर काबुल की तरफ रवाना हुआ और मुसलमानों का उनके साथ एक बड़ा ग्रुप था, 750 मुहाजिरीन। ये हर स्टेशन से गुजरते थे तो मुसलमान इनका इस्तकबाल करते थे, पुरजोश इस्तकबाल किया गया। ये बहुत मशहूर हो गए, पूरा पंजाब के से ये निकले गुजरे। मुसलमानों ने इनका बड़ा जोशो खरोश से इस्तकबाल किया कि भाई ये हिजरत करके जा रहे हैं अफगानिस्तान। तहरीक की मकबूलियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अगस्त 1920 के दूसरे हफ्ते में 30,000 से ज्यादा मुसलमान हिजरत कर गए, उसके लिए रवाना हो गए। तहरीक बहुत सरगर्म हो गई है। मजहबी तहरीक अहमियत के पेश नजर की गई। सूबे सरहद के दही इलाके कौन कौन से? पेशावर और मर्दान, ये सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। मुकामी हिंदुओं ने मुसलमानों को भी मोटिवेट करना शुरू कर दिया। हिंदू भी बोलते थे भाई अपनी जायदादें बेचो हमें फौरन और निकलो यहाँ से, अपनी जान बचाओ और ये दारुल हर्ब हो गया, दारुल अमन की तरफ आप रवाना हो जाओ। लेकिन इसमें भी उनकी साजिशें थी और वो अपने मवेशी महंगे तर जो है वो सस्ते दामों बेचकर, अपनी महंगी तरीन जायदादें सस्ते दामों बेचकर 10,000 की जमीन 100 में और 200 का बैल 40 रुपए में फरोख्त कर देते थे, सेल कर देते थे। मुहाजिरीन के काफिले जो पेशावर और दुर्र खैबर के रास्ते अफगानिस्तान की तरफ बढ़ रहे थे, उनकी परवरिश, मुकामी लोगों की परवरिश, उनकी मेहमान नवाजी, मुकामी लोगों के अतियात, पनाह गुज़ीनों की मदद के लिए अपना वक्त तवानाई वफ़ करने का एक मुनासिब सेटअप बनाया गया। नमक मंडी पेशावर में एक सिराय मुहाजिरीन के मुसलमानों की अक्सरियत तहरीक हिजरत के
लिए NWFP में जो है वो ठहरी जाकर, और वहां पर जो अस्पताल थे उनमें भी दाखिल हुए। मुख्तस किया गया कि ये मखसूस अस्पताल जो है इनके लिए खास हैं, जिनमें अब्दुल गफ्फार खान, अब्बास खान, मोहम्मद अकबर खान और अली गुल खान शामिल है। और वो खुद भी मुश्तरका पनाह गुज़ीरों के साथ अफगानिस्तान चले गए। बहुत से बड़ी अक्सरियत मुसलमानों की क्या हो गई, हिजरत करके अफगानिस्तान चले गए। अब आगे देखो, लास्ट पैराग्राफ चल रहे हैं। नेक्स्ट कौन है लड़की? अब क्या हुआ, हिजरत जो है बड़े पैमाने पे हुई। अक्सरियत जो है आप देख रहे होंगे अभी भी गजा में भी लोग पैदल चल रहे हैं, जितना सामान उठा सके उठाएं, जिसका पैर नहीं है उसको व्हील चेयर पे घसीट के किसी ना किसी तरह खींच तान के, बेचारे औरतें भी बच्चों को ले लेके जा रही हैं, पैदल चल रहे हैं। ऐसे लोग पैदल चल रहे थे नकल मकाने के लिए, उनके पास जानवर खच्चर कुछ भी नहीं होते थे। इब्तदा में तो अफगानिस्तान हुकूमत ने भी इनका बड़ा खैर मकदम किया, पुरजोश इस्तकबाल किया, खुशामदेद, भाई आए आप हमारे मेहमान हैं। अफगानिस्तान के बादशाह अमानुल्लाह ने मोहम्मद इकबाल शेदाई को अपना वजीर बराए पनाह गुज़ीन भी मुकर्रर कर दिया, जैसे इमरान खान ने भी पनाह गाहें बनाई थी। और यही था कि सारे जो है माशाल्लाह चरसी जो है दिन भर चर्च पिए, रात में इधर आके सो जाए, रात में बकरे भी खाएं। एदी वाले और ये चीपा वाले उनको बकरे भी खिलाते थे, माशाल्लाह ताकत आ जाती, चर्च पी के और आती थी ताकत। तो फिर थक जाते थे पूरे दिन के, लोगों की चीजें चोरी करके और बेचकर और ये सारे काम कर के, तो वो उधर जाके सो जाते थे। तो ये भी चक्कर है। औरों ने इनसे भी बड़े बड़े काम किए, इन्होंने तो छोटे किए हैं। लेकिन बहरहाल जो अल्लाह की तकदीर है उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छे लोगों को कभी आगे नहीं आने दिया जाता, तो इसीलिए बेचारे अब वो वहां बैठे हैं। अब अफगान हुकूमत ने बाद में अपनी सरहदों को बंद कर दिया। जब उन्हें मालूम हुआ कि मुहाजिरीन का सैलाब आ रहा है, जाहिर है गरीब लोग अक्सरियत थी, वो कहाँ तक इनको संभाल सकते थे, उन्होंने दाखिले ही बंद कर दिए फिर। और वो क्या कर चाहते थे, जाहिर है उनके अपने हालात ही कोई इतने अच्छे थोड़ी थे, कोई अमीर मुल्क तो था नहीं जो सबको जो है ना रख लेता, सरवाइव कर जाता। इसी वजह से फिर दरवाजे बंद कर दिए गए, परेशानी का सामना करना पड़ा। लास्ट पैराग्राफ है, कौन है? हाँ जी। हाँ, अब क्या हुआ भाई, एंड तहरीक हिजरत एक जज्बाती और गलत फैसला था, और इसीलिए हमारे उलमा ने इसकी मुखालफत भी की थी। बहुत से उलमा ने, जिनके नाम यहाँ इंक्लूड है, मौलाना अशरफ अली थानवी, हबीबुर रहमान हकीम, अजमल खान, साहिबजादा अब्दुल कय्यूम खान, अल्लामा इनायतुल्लाह खान, इन तमाम ने इस जज्बाती फैसले का इनकार किया था, और वाकई इसका नतीजा भी वही निकला। बाज होते हैं जज्बाती लोग, और उनके जज्बात की वजह से उन्होंने ये फैसला किया था बस हिजरत करो निकलो, और जो कुछ कमाया था वो भी इन्होंने सस्ते दामों बेच दिया मुसलमानों ने, और हिंदुओं को उसका अपना मालिक बना दिया। अब सिचुएशन क्या थी, वो अपने घरों से भी गए, फसलों से भी गए, अपने कारोबार से, अपने मवेशियों से, हर चीज से चले गए। पहले वो गरीब थे, अब और ज्यादा गरीब तर हो गए। ठीक है, जैसा पाकिस्तान का हाल हुआ है, यही हाल उस वक्त भी मुसलमानों का बहुत दफा हो चुका है, और कराया भी जाता है। तो इसीलिए कभी भी जज्बात में आकर फैसले नहीं करने चाहिए कि बस अब मेरी जिंदगी तो खत्म हो गई, अब जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। अरे भाई, मुसलमान की जिंदगी तो कभी खत्म ही नहीं हो सकती,
उसकी जिंदगी का तो ऐसा मकसद है, वो तो ना खत्म होने वाला है। मुसलमान की जिंदगी क्या है? ना खत्म होने वाली। इंसान वाहिद वो मखलूक है 18,000 से ज्यादा मखलूक में से, जिसको अशरफुल मखलूकात भी कहा गया, बेहतरीन सांचे में भी बनाया गया, और ये ना खत्म होने वाली मखलूक अल्लाह ने बनाई है। इंसान ट्रांसफर होता रहेगा, मुंतकिल होता रहेगा, पहले आलम अरवा के पेट में, फिर माँ के पेट में, फिर दुनिया के पेट में, फिर कब्र के पेट में, फिर जन्नत या दोजख के पेट में। ये उसका आखिरी हिस्सा है, आखिरी मकाम, लेकिन हमेशा रहेगा वहां। अगर खुदा ना खास्ता दोजख में भी गया, एक वक्त आएगा जब निकल जाएगा तो जन्नत में फिर हमेशा के लिए चला जाएगा। अल्लाह ने इसको ऐसी जबरदस्त सिफत दी। अल्लाह की जात हमेशा रहने वाली है। अल्लाह ने इंसान को भी ऐसा बना दिया। तो मुसलमान की जिंदगी तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती। बस ये है, ये बेचारा डीमोटिवेट हो जाता है, इसको फिर कोई भला सही बंदा मिलता नहीं है, समझा नहीं पाता या ये समझ नहीं पाता, तो ये अपनी जिंदगी का एंड कर लेता है या नुकसान कर जाता है कोई ना कोई। तो मुसलमान का नजरिया और इसकी सोच, इसका दिल, इसकी बहुत बड़ी है। पूरी दुनिया इसी की है, इसको कोई भी नहीं मार सकता। मुसलमान ऐसा जबरदस्त इंसान होता है। अगर ये मर भी गए तो ये शहीद हुआ, और जबरदस्त इसका मामला हो गया आगे। अगर अल्लाह की राह में मरा भी तो शहीद हो गया, और अगर खुद भी मर गया और अल्लाह को राजी करके गया तो भी मसला ही नहीं है। अल्लाह को राजी करके गया तो तब भी इसके लिए आगे की नेमतें ही नेमतें, यहां से करोड़ लाख का दर्जा बेहतर और अच्छी नेमतें वहां। इस दुनिया को तो वो याद भी नहीं करेगा, एक सेकंड भी याद नहीं करेगा वहां जाके। जन्नत में जो चला गया इंसान, उससे जब पूछा जाएगा भाई, और दुनिया में वो बिलियनियर था, सबसे ज्यादा दुनिया में उसके पास पैसा था, सबसे ज्यादा ऐशो इशरत मजे उसने करे, हमारी जबानी हम उसको देख रहे थे, यार इसकी जिंदगी बड़ी परफेक्ट है, वो उसको पता होता था कैसी है। लेकिन चलो वो सबसे अमीर तरीन शख्स था, अगर उससे भी वहां पूछा जाएगा ना कि आप दुनिया के बारे में तो जरा सुनाए ना यार, इतनी जिंदगी गुजारी, कहेगा दुनिया में तो कोई नेमत देखी नहीं, वहां जन्नत में होगा, वैसे बोलेगा। तो आप अपना तसव्वुर और अंदाजा कर ले फिर, क्योंकि वहां की ऐसी नेमतें हैं ना, 40,000 साल पहले अभी दरवाजे तक पहुंचा नहीं होगा, जो खुशबू आ रही होगी उसको देखकर सब भूल जाएगा। तो दुनिया के उसको कोई भी भलाई और नेमत याद नहीं आएगी, भूल जाएगा। वो कहेगा पता नहीं क्या था, मुझे नहीं याद है। जिस दुनिया के पीछे आज हम कितनी मेहनत और क्या कुछ कर रहे हैं। बहरहाल, तो यही उस वक्त मुसलमानों के साथ हुआ। वो गरीब थे, फिर और ज्यादा गरीब तर हो गए बेचारे, और मजबूर कर दिया गया। और ये फैसला उनका जज्बाती था, जिसकी वजह से अब मुसलमान हिंदुओं से और ज्यादा दब गए। नतीजा ये निकला इस हिजरत मूवमेंट का। दैट्स ऑल, समझ में आ गया? चलो अब भाई हमने क्या करना है, प्रेजेंटेशन करनी है। असाइनमेंट सीआर किधर है, उनको जमा करा दे सारे। कहाँ है सीआर, किधर है? वो है ना, उनके पास सब जमा करा दे। और ये कर लोगे, अभी टाइम क्या हुआ है? तो फिर ये कर लेते हैं, 10 मिनट ब्रेक करके आ जाओ, फिर हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। दो ग्रुप की नहीं, क्यों कर दें? प्रेजेंटेशन कौन कंप्लीट करेगा भाई? दो ग्रुप, 2-3 जितनी हो जाए आधे घंटे में। क्या ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट लेटर हमें 8 मिल जाएगा। दूसरा, एग्जाम स्केड्यूल हमें कैसे ईमेल पे मौसूल होगा, ये काइंडली 2-3 चीजें बता दिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अटेंडेंस रह गई थी, ये ऊपर वाली शीट में देखो नाम है। अभी क्या बोल रही थे आप?
पेपर से रिलेटेड पेपर जो है मैंने एक बना दिया, लेकिन स्केजुअल इन्होंने दिया नहीं अभी तक, हो सकता है 2 बनाने पड़े। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, जब तक फाइनल पेपर नहीं होगा तो मैं आपको कैसे कुछ बता सकता हूँ। हाँ, कुछ समझा नहीं सकता, वो मुझे नहीं पता ही नहीं ना, स्केजुअल ही नहीं दिया इन्होंने कुछ। तो मैंने पेपर इनकम्प्लीट है ना, जब कंप्लीट और फाइनल हो तो मैं कुछ बताऊँ। आप लॉन्ग कैसे आप लॉन्ग कितने मार्क्स का देंगे, कितने लॉन्ग करने होंगे, ये तो आपको पता होगा कि ये पेपर पैटर्न का आपको पता है, या आप एमसीक्यूज कितने। पेपर इनकम्प्लीट है ना, कैसे बताऊँ, अगर वो पेपर चेंज कर दिया आपको। पैटर्न तो यही होता है, उसमें कितने मार्क्स का होगा? 25 मार्क्स का होता है, 1.5 आवर का होता है, 1.5 घंटे का तब्दील करें, 1.5 घंटे का पेपर है, इसलिए कोई बहुत ज्यादा लंबा पेपर नहीं दे सकते। एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, 2 शॉर्ट होंगे, एमसीक्यूज होंगे। टाइम बचाने के लिए एमसीक्यूज देने पड़ेंगे, क्योंकि टाइम शॉर्ट है ना, 1.5 घंटा है। हाँ, नाम था, लिख दिया नीचे। और फिर आपको कुछ ऐसा तो नहीं होता कि मतलब लिखते जाओ लॉन्ग को 5 पेजों में जाके भरो, 10 पेजों में भरो, ऑन द पॉइंट आंसर होगा तो ऑन द पॉइंट लिखते हैं, बस मेजर पॉइंट लिखते हैं बस। वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, अगर स्टूडेंट पता चल रहा है उसने मेहनत करी है तो फिर तो फेल नहीं। और सर जिसकी हमारा ना प्रॉब्लम है बॉन्डिंग में ना, मेरा कितना ना 10 मिनट्स देंगे ना, देंगे ना 10 मिनट्स। 10 मिनट्स, हाँ ब्रेक है, 10:30 पे स्टार्ट करेंगे। मैंने होती है और आज भी आपके 12 से 2 वो वाला सेशन अटेंड करके मॉर्निंग का नाम पर ठीक है, कर लें। और चलें, स्टार्ट कर लें। My name is Sayyada Sanders and my group members Khatija and Faria. Today we represent by national heroes, and today I'm talking about Imran Khan. Imran Khan, one of the best leader, best cricketer, best politician, each and everything good in Imran Khan. बट हम उनके पहले अर्ली लाइफ की बात करते हैं कि उनकी ज़िंदगी कहाँ से शुरू हुई, कैसे हुई। तो इमरान खान, जूता नहीं मारना, बाकी सब बर्दाश्त। तो उनकी वो 19 अक्टूबर 1952 में लाहौर में पैदा हुए। उन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन लाहौर से हासिल की। उसके बाद वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने फिलॉसफी पॉलिटिकल इकोनॉमिक में उन्होंने डिग्री हासिल करी। उसके बाद उन्होंने अपना, सर मुझे तो सुन लें आप। उसके बाद उन्होंने अपनी डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने बहुत अर्ली अपना इंटरेस्ट शो कर दिया था क्रिकेट साइड पे। उन्होंने अपना क्रिकेट करियर स्टार्ट किया 1971 में। उसके बाद उन्होंने 1974 में अपनी टेस्ट और डीआई में फर्स्ट सेंचुरी बनाई। उसके बाद 1882 में उन्होंने कैप्टनसी करी पाकिस्तान की टीम से। उसके बाद उन्होंने 1992 में वर्ल्ड कप जीता, जो आज तक का पहला और शायद आखिरी वर्ल्ड कप होगा अनफॉर्चुनेटली। तो उसके बाद उन्होंने 1992 में उन्होंने रिटायरमेंट ली। 1996 में उनकी वालदा कैंसर की वजह से इंतकाल कर गई। तो उस टाइम पाकिस्तान में कोई कैंसर हॉस्पिटल नहीं था, तो उन्होंने अपनी जी सर कैंसर हॉस्पिटल कोई इतना अच्छा कैंसर हॉस्पिटल नहीं था जहाँ पे उनकी वालदा का इलाज हो सकता। तो उन्होंने उसके बाद सोचा एक कैंसर हॉस्पिटल बनाने का, जो उन्होंने अपनी वालदा के नाम पर बनाया, शौकत मेमोरियल कैंसर रिसर्च सेंटर। उसके बाद उनका पर्पस था पाकिस्तान में एजुकेशन लाना, यंग यूथ को जगाना, ना के हाथों में गन और असला पकड़ाना। तो उन्होंने उसके बाद नमल यूनिवर्सिटी बनाई। नमल यूनिवर्सिटी बनाने का पर्पस ये था कि अमीर गरीब छोटा बड़ा काला गोरा कुछ ना हो,
सबको एक जैसी एजुकेशन हासिल हो। बट अनफॉर्चुनेट हाँ, जहाँ पर हम अपनी इस्लामिक तालीम के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर हम बात कर सकें, जहाँ पर हमारा कुरान जहाँ पर सर तो आप अच्छा पहले सुन लो। तो उसके बाद उन्होंने नमल यूनिवर्सिटी बनाई। नमल यूनिवर्सिटी के बाद उन्होंने 1996 में उन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ज्वाइन करी, जिसके वो मेन पर्सन थे और उन्होंने बनाई थी। बेसिकली उन्होंने बुनियाद रखी थी। उसके बाद उन्होंने 2013 में उनका इलेक्शन हुआ था, जिसमें उन्हें कोई इतनी खास अचीवमेंट नहीं थी। उसके बाद 2018 में उन्होंने वन मैन आर्मी मैच था उनका, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने वो। और कुछ लोगों को ये डाइजेस्ट नहीं हो सका, तो उन्होंने उनको नाअहल करार देकर उनको साइड कर दिया। लेकिन उनका वो नाअहल करार उन्हीं पे भारी पड़ा। तो अब हम उनको जानते हैं कैदी नंबर 804 के नाम से, जो एक कैदी ना हो के भी कैदी बने हुए अनफॉर्चुनेटली। तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस कैदी नंबर 804 से मोहब्बत करते होंगे। तो अब now I'm calling to Khatija. सर ये नेशनल हीरो सर, देखिए हमने एक फ्यूचर पे बात की। हीरो का मतलब होता है कि जो पाकिस्तान के बुनियाद में सर को मौका तो देते। आपने हमने इनको चांस दिया। होता है कि रियासत में मदीना बनाने में तो उधर क्या करते तो समझ आता है। हीरो थे, चलो मान लेते। ये भी हीरो है सर, किसी और तरीके के लिए भी नेशनल हीरो है। बनाने की बुनियादों में जो हीरो थे ना, उनको बताना। आजकल के लड़कों की बात सर, ये कहां से क्या हो गया? अरे कहां साहब पे बात नहीं, रियासत के हीरो की बात कर लिया। चलिए सर, मैं आपको फातिमा अली जिन्ना। फातिमा अली जिन्ना, द मदर ऑफ द नेशन। Fatima Ali Jinnah was born on 31st July 1893 in Karachi. She was the younger sister of Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. बचपन से ही उनको एजुकेशन से बहुत शौक था और वो चाहती थी कि वो औरतों को भी क्या कहते हैं इक्वल राइट्स मिलें। शी स्टडीड डेंटिस्ट्री इन कलकत्ता, जो उस वक्त में उस ज़माने में औरत के लिए बहुत बड़ी बात थी। लेटर शी ओपन अ डेंटल क्लिनिक इन कराची, बट अपने भाई के साथ पाकिस्तान की आज़ादी की मूवमेंट में शामिल होने के लिए इन्होंने अपना प्रोफेशन छोड़ दिया था। रोल इन पाकिस्तान मूवमेंट, जब पाकिस्तान बन रहा था फातिमा अली जिन्ना हमेशा कायद-ए-आज़म के साथ थी। शी प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मोटिवेटिंग वुमेन, और उन्होंने रियलाइज करवाया कि वो भी इंडिपेंडेंस मूवमेंट के एक ज़रूरी हिस्सा हैं। After Pakistan was created in 1947, she continued working for women's rights और मुल्क की तरक्की के लिए काम करती रहीं। पॉलिटिकल कैरियर की अगर उनकी बात करें तो 1965 में फातिमा अली जिन्ना ने एक बोल्ड डिसीजन लिया था और जनरल अयूब खान के अगेंस्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने का फैसला किया था। That was a huge step, क्योंकि उस वक्त की किसी भी औरत के पास इतनी मिलिट्री रूलर और चैलेंज करने का मतलब ताकत नहीं थी। आवाम ने उनको बहुत सपोर्ट किया था, मगर हुकूमत धांधली की वजह से वो इलेक्शन जीत नहीं सकी थी। लेकिन उनकी हिम्मत और लीडरशिप ने प्रूव कर दिया था कि लोग उन पे ट्रस्ट करते हैं। लेगेसी की बात करें फातिमा अली जिन्ना की, तो वो मदर मिल्लत का उनको बोला जाता है, मदर ऑफ द नेशन कहा जाता है, बिकॉज शी डेडिकेटेड हर लाइफ फॉर पाकिस्तान। शी वॉज अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड द वुमेन एम्पावरमेंट। अनफॉर्चुनेटली 9 जुलाई 1967 को वो सर्कमस्टेंसेस में वफात पा गई, लेकिन उनकी मेहनत और सेक्रीफाइस और ब्रेवरी आज भी लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। थैंक यू। Hello class, my name is Faria Ijaz and here I am present to अब्दुल सत्तार ईदी। कायनात की तख्लीक में अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी मखलूकात के मुकाबले में अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया। अल्लाह ताला की इबादत के लिए फरिश्ते हर दम अल्लाह की ही इबादत में मशगूल रहते हैं, लेकिन इंसान की तख्लीक का मकसद अल्लाह के नज़दीक रूह कायनात पर अपना एक खलीफा पैदा करना था।
इंसान जैसे इंसानियत के आला मकाम पर फाइज होता है जब वो अपनी जिंदगी को अल्लाह के बताए हुए अहकामात के सांचे में ढालता है। बकौल अल्लामा इकबाल, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करो बयां। इन्हीं हस्तियों में से एक अजीम हस्ती डॉक्टर अब्दुल सत्तार एधी भी हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। 28 फरवरी 1928 को कराची में पैदा हुए उनका ताल्लुकात एक अजीम मजहबी घराने से था। जो जब उनकी माँ बीमार हुई तो उन्हें अपनी तालीम छोड़कर अपनी जिंदगी उनकी खिदमत में गुजारी। एडी ने फैसला किया गरीबों को सेहत और मदद दी जाए। ने पाकिस्तान की सबसे पहली एम्बुलेंस सर्विस शुरू की, दुनिया की सबसे बड़ी फ्री एम्बुलेंस सर्विस बन चुकी है, जिसमें फाउंडेशन फ्री हॉस्पिटल, ऑर्फनेज, ओल्ड एज होम्स, रेस्क्यू सर्विसेज भी फराहम की हैं। उनका अकीदा था कि इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए, वो किसी भी मजहब, रंग, नस्ल से हो। अब्दुल सत्तार एधी 1 जुलाई 2016 को वफात पा गए, लेकिन उनकी मेहनत और इंसानियत की खिदमत का सिलसिला आज भी एधी फाउंडेशन के जरिए जारी रहा। उनकी जिंदगी इंसानियत की खिदमत में गुजरी। एधी फाउंडेशन आज भी दुनिया का सबसे बड़ा फलाह बहबूद इदारों में से एक है। उनका नाम हमेशा जिंदा रहेगा। थैंक यू। चैट जीपीटी में सही दे रहा है। नेशनल हीरोज में कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल, फिर इसी तरह जो है मौलाना नेशनल हीरोज नहीं आए, ये पाकिस्तानी हीरो सर आप गूगल तो अलग कॉन्सेप्ट जैसा चैट जीपीटी ज्यादा गूगल का जो सर्च इंजन है ना, ये इंसानी दिमाग तो नहीं है, ये है इंसानों की फिंगर्स का दिमाग, जो उसने किसी ने फिट करा, जिसने सर्च करा जो चीज को, जिसने जिससे रिलेटेड होती डाल दी, तो गूगल क्या करता है, उसी सर्च इंजन के मुताबिक आपको दे देता है चीजें उठा के। अभी तो वो कायदेआज़म का नाम ही नहीं दे रहा उसमें, इसका मतलब कायदेआज़म का कोई रोल ही नहीं है। फजूल में आपने थोड़ा मकबरा बनाया है, इसको यहाँ से धमाके से निकाले कायदेआज़म को बाहर, तो वो नेशनल हीरो ही नहीं है, लेकिन उसका तो टॉप पे नाम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आपके गूगल में नाम ही नहीं है उसका। आइए कि चैट जीपीटी ने दिया, उधर जरा सा ऑथेंटिक आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन गूगल सर्च इंजन ऐसा है कि उसका बड़ा सर्च इंजन तो याहू का है, वो भी नहीं आपको देगा सही। ये है पाकिस्तानी हीरोज। आपने जो बयान करे एदी, कल तो आप शिफा को भी बना लेंगे, सबसे बड़ा बदमाश आदमी है, आप औरों को आज को भी बना लेंगे और भी को बना लेंगे। अगर बनाते भी है तो ये है पाकिस्तानी हीरोज, ये नेशनल हीरोज नहीं है। नेशनल हीरोज में वो लोग आते हैं कि जिन्होंने आज के मुल्क के बनाने के बुनियाद में वो शामिल थे। फातिमा जिन्ना का किया बहुत जबरदस्त खातून थी, उसका बड़ा रोल है पाकिस्तान की बुनियादों में, उस खातून का बहुत अहम रोल है। लेकिन इमरान खान या इसी तरह एबी साहब, इन लोग की अपनी ठीक है खासियत है, इनके अपने किरदार है, अपनी शख्सियत है, अपने खुसूसियात है, फज़ाइल है, वो अपनी जगह है, लेकिन पाकिस्तान बनाने में इनका कोई रोल नहीं है। तो बात के लोग हैं, ये कॉमन सेंस तो आप माशाल्लाह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से, आपको नर्सरी है स्कूल के वही तो मैं कह रहा हूँ, अपना दिमाग कंप्यूटर के दिमाग से ज्यादा अच्छा आपका दिमाग है, आपने कंप्यूटर बनाया। अगर आप उसके मोहताज हो जाएंगे तो फिर आपके दिमाग का फायदा क्या? आपने उसका मोहताज थोड़ी होना, आपने अपनी कॉमन सेंस से सोचना है। ग्रेट लीडर और इसी तरह नेशनल हीरो जिसको आप कह रहे हैं, नेशनल मीन कि आपकी जो नेशन है, आपका जो मुल्क है, वो बनाने के अंदर कौन हीरो था? बाद में पाकिस्तान बनने के बाद इन्होंने उसके अंदर इदारे बनाए, इन्होंने अपनी पहचान कराई, वो अलग चीज है। सर अगर कोई स्टार्ट करेगा तो उसको कोई आगे लेके भी बहुत अच्छी बात है, हम उसको कह नहीं रहे ना, वो एक अलग कैटेगरी के लोग हैं, वो अलग हीरो है।
भाई पाकिस्तान नहीं होता तो ये क्या करते? और नेशनल हीरो का मतलब ही यही है ना, हम पाकिस्तानी हीरोज नहीं कह रहे आपको। ये कॉमन सेंस होता है, अल्फाजों को जरा सा आप पहले सर्च करें, ढूंढने नहीं समझ आ रहा टीचर से पूछें। चलिए आपने दे दी जो भी किया, लेकिन ये कि इस चीज को पॉइंट आउट करना चाहिए। नेक्स्ट ग्रुप कौन है हमारा? सेकंड। ग्रुप नंबर 3 किसका है? ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 किसका है? ये है ना ग्रुप, मैंने जिनको वो भी दिए हैं। फिफ्थ क्लास है, फिफ्थ। ग्रुप नंबर 3 रीना, किरण, कय्यूम, अवान, हाफिजा, आयशा। रीना का है, हाफिजा आयशा का है, ये रीना का है। तो आपको पता है क्या अपने ग्रुप का नंबर? ग्रुप 4 है, लेकिन जब मैंने टैग करा है उधर देखो मैंने कौन सा ग्रुप दिया हुआ है, आपको टॉपिक कौन सा दिया हुआ है? नहीं, मैंने आपको क्या दिया हुआ है ग्रुप नंबर? देखो ग्रुप नंबर 3 टॉपिक द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना एंड और इंडिया मुस्लिम लीग इन एडवोकेटिंग फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। ये मैंने आपको दिया था किस दिन? मार्च 12 को, 12 मार्च को दिया था। आज क्या है? 8 अप्रैल है। 12 मार्च का मतलब 1 महीना होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक भी नहीं तैयारी की तो घंटा दे दे, तो आप 15 नंबर गए आपके जाए। अभी बिल्कुल नहीं तैयारी है, चलो अच्छा, हमारी भी जान छोटी तुमसे। ग्रुप नंबर 4, क्योंकि आगे टाइम ही नहीं है ना, फिर मिड है, फाइनल में कहाँ मिलेगा। ग्रुप नंबर 4 महक, निदा, इकरा। महक, निदा, इकरा, ये क्या है? आज है, तैयारी की है ना? नेक्स्ट वीक का टाइम है, फिर मैं 0 दे दूंगा बस। आप तो आ जाओ फिर, मैं तो मना नहीं कर रहा। हाँ करें जल्दी, 15 मिनट रहने, 11 मिनट है बल्कि। हाँ इधर ही ग्रुप पे कर दूंगा अभी। ये ग्रुप 1 ने जैसे दे दिया ना हमें, तो बस ये इनकी कंप्लीट हो गई। ग्रुप नंबर क्या है? ग्रुप बने ही ग्रुप आपका फिर। अच्छा जी, पेन दे देना एक जरा। अटेंडेंस कहाँ गई? पेन देना। हाँ हो तो सकता है, बिल्कुल। अच्छा, एक ऑनलाइन क्लास लेनी है तो उसकी टाइमिंग बताएं भाई, फ्राइडे को या संडे को? 3 बजे के बाद, 3 से 6 और 3 से 4। फ्राइडे को किस टाइम पर है? एक सेकेंड, 12 से 6 तो ठीक है, अलग है ना। एक हमारी क्लास जो है ना 6:30 से 9:30 तो है, तो या तो फिर 4 से 6 बजे की कर लें। सर रात 3 से 8 है। और संडे को या सैटरडे या संडे? संडे को अगर हम ले लें 6 to 8, संडे को किसी भी वक्त ले सकते हैं। इसका एक पोल करा लें टाइमिंग का, 3-4 टाइमिंग बना दें उसमें, लेकिन टाइमिंग इस टाइम के। हाँ संडे को तो सब ले सकते हैं ना, 2 घंटे की क्लास है। हम 1 घंटा 35-40 मिनट सिर्फ लेंगे बस, ऑनलाइन ही मैं कह रहा हूँ। तो टाइमिंग के पोल बना देते हैं
एक सेकेंड, टाइमिंग के पोल जो है ना वो इस तरह से बनाए, दोपहर के टाइमिंग से 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, ये 3 बना दें बस। 2 से 8 के दरमियान के 3, जिसको ज्यादा वोट करेंगे स्टूडेंट वो फाइनल कर दें, ठीक है ना? बस यही है, इसी तरह कर लें। 2 से 8 के दरमियान 2-2 घंटे के। अबीरा, अबीरा किधर है? अबीरा, सर अलीशा, मैंने खुद ही लगाई थी अपनी हाँ ना, आमना शफीक, आमना शफीक चली गई, Absent। आई नहीं। अनादिल, आरिफा मखदूम, आरिफा का है? ये इन्होंने लगाई, आई नहीं, मैंने लगाई भी नहीं है, आरिफा नहीं आई हुई। अरीशा, बनीन जहरा, फाइजा नूर, फरिया एजाज, हाफिजा आयशा, हफ्सा लगी हुई, हीरा, हफ्सा कौन है? हीरा, इकरा नवाज, कशिश कुमारी, इतनी कशिश है कि आ ही नहीं रही है। खदीजा कामरान, किरण कय्यूम, किरण कय्यूम का है, एब्सेंट है। महक वसीम, मोहम्मद साइम एजाज, मुंतहा अत्तारिया, ये बरेलवी लग रही है। निदा आदिल, निदा कौन है? आपने तो बैठे बैठे अत्तारिया से जो है ना, ये सारे जो है ना वो पिरीना, अत्तारिया लगाते हैं ना वो लोग। सैयदा जाहिद, नहीं भाभी कौन होते हैं? भाभी भाभी तो वो सर ऐसा बोले कि होगा तो मुझे जूता पड़ेगा। नहीं, वहाब, अल्लाह की जात है ना वहाब, उसको मानने वाले, अल्लाह की जात को मानने वाले की क्या बुराई है? बोलते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक और नबी है, वो किस? वो कादियानी होते हैं। सकीना, कादियानी पाकिस्तानी लोगों के मुताबिक ही गैर मुस्लिम है। हाँ ना, इनके तो खिलाफ बोलना कोई मसला ही नहीं, क्योंकि कानून ने खुद ही उनको काफिर करार दिया हुआ है, इसमें तो मौलवी का कोई कसूर ही नहीं है ना, इसीलिए हम उसको खुल के बोलते हैं। सौलिहा जाहिद, सैयदा मोहम्मद याहिया, सैयदा बोल गया, सैयदा सही सही बोला है आपने, जिस तरह की इसके जन्म सैयद है। सैयदा सुहेरा बासित, सुहेरा नहीं है, सैयदा सुंदुस, यस सर प्रेजेंट। अच्छा, तूबा जैनब, कहाँ है तूबा? वरीशा फातिमा, वरीशा, सारा मुस्तफा, अनुषा, अनुष है, अनुषा है, अनुषा, ऐमन, ऐमन, ठीक है। सैन सलीम, सना सलीम, सना सलीम कौन है? सना सॉरी है वो, शुरू से स्टार्ट क्या कर रही हो? अच्छा, अभी से वोट कर रही हो तुम। सना सलीम सही है। फिर है जिया कुमारी, जिया कुमारी का है, वो भी वैसी है, सुनी नहीं रही। फातिमा एब्सेंट हो गई, चलो सर फातिमा जो गई है ना, जो गई है वो सर एक बात है, अगर इफ यू आर नॉट, तो आप मुतवज्जे नहीं थी ना। हाँ बात कर लो हाँ, इफ यू आर नॉट, सर अगर आप